चलो आज हम करेंगे, सबको कनेक्ट कर दियो 50। हाँ ठीक है, आज हम लोग करेंगे क्लोज टेस्ट। और ये क्लोज टेस्ट में हम लोग CHSL, CGL, स्टेनो, CDS जो भी जहां से भी हम उठाकर निकाल लिए हैं, ठीक है ना। और याद रखना इसमें हम कोशिश मैंने पूरी की है कि 2023 का ही उठाएंगे। आज आप पहले CHSL का करेंगे, नहीं सॉरी स्टेनोग्राफर का करेंगे। एक सेकंड रुकना। चलो सबसे पहला बेटा स्टेनोग्राफर का है, CHSL का नहीं, स्टेनोग्राफर का है। चलो फटाफट करो तो फिर मैं समझाऊंगी। अभिनव पांडे, पता नहीं बेटा, नहीं अम्बरीश राजवर। ब्रैकेट में जो नाउन एडजेक्टिव लिखा रहता है उसको याद करने की जरूरत नहीं है। एक बार रीड करो फिर करते हैं हम लोग। सुनो, सबसे पहला एक बार मैंने कहा आपको रीड करने। ग्लोबल वार्मिंग इज अ सिग्निफिकेंट डैश इश्यू। खुद सोचो, ग्लोबल वार्मिंग इनमें से कौन सा इश्यू है बेटा। ऐसे ही तुरंत देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या इश्यू है। ये हमें सीधा पता चलता है कि भाई हमें अच्छे से पता है कि एनवायरमेंट का है ना, पर्यावरण का ही एक मुद्दा है ग्लोबल वार्मिंग। यानी ये हमारा आंसर हो गया एनवायरमेंटल इश्यू, ये पर्यावरण का मुद्दा है। अब देखो एक चीज, चारों का मीनिंग तो पता होना चाहिए। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हार्मफुल, नुकसानदायक। इसका मतलब है डेट्रीमेंटल और बेनिफिशियल एक दूसरे का तो एंटोनिम है। कॉन्ट्रोवर्शियल तो होता है जिसमें विवाद हो, विवाद से भरा हुआ कोई भी चीज हो, है ना। लेकिन एक बात बताओ, ग्लोबल वार्मिंग में विवाद क्या है? कुछ नहीं। ग्लोबल वार्मिंग एक एनवायरमेंट से रिलेटेड इश्यू है ना, दैट रिक्वायर्स इमीडिएट अटेंशन, और इस पर तुरंत ही ध्यान देने की जरूरत है। द डैश ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, बेटा जो ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं उसका क्या होता है? उत्सर्जन होता है। इट इज एमिशन। ग्रीन हाउस गैस एमिट होता है। ग्रीन हाउस गैस में सबसे मेन गैस कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। ये एमिट होता है, तो एमिट से बना हुआ नाउन एमिशन है। ठीक है, आदित्य मौर्य अपना नंबर लिखो, आपको कॉल आएगा। एमिशन होता है। द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस has led to a dash increase in average temperature worldwide. इससे क्या हुआ है? has led to a gradual increase होगा। अब कहोगे मैम लार्ज इंक्रीज भी हो सकता है। बेटा लार्ज इंक्रीज होना तो पूरा का पूरा दुनिया खत्म हो जाएगा। ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। याद रखना, जो ग्रीन हाउस गैस का के कारण जो टेम्परेचर है ना वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। has led to a gradual increase in the, gradual का मतलब होता है धीरे धीरे, increase in the average temperature worldwide, पूरी दुनिया में टेम्परेचर बढ़ रहा है। This phenomenon dash various adverse effects, adverse का मतलब होता है जो अनुकूल नहीं है, उल्टा यानी प्रतिकूल, है ना। अब ये बताओ, ये फेनोमेनन ऐसे इफेक्ट्स पैदा करता है, ऐसे इफेक्ट्स पैदा करता है। बेटा मुझे तो रिजल्ट्स भी लग रहा है, मुझे कॉजेस भी लग रहा है, मुझे कंट्रीब्यूट भी लग रहा है, प्रिवेंट तो नहीं लग रहा है ना। अब बताओ फेनोमेनन क्या करता है? वेरियस एडवर्स इफेक्ट। अगर आप कहोगे कि मैम रिजल्ट है, तो बेटा रिजल्ट के साथ तो इन आता है, रिजल्ट्स इन। अब मुझे यहां पर इन तो दिख नहीं रहा है, तो मैं कहूंगी भाई कॉज करता है, ये यहां पे कॉज करता है, कॉजेस, ठीक है। कॉजेस वेरियस एडवर्स इफेक्ट, यानी ऐसे बहुत प्रतिकूल प्रभाव छोड़ता है। आप कंट्रीब्यूट करोगे तो बेटा प्रभाव में कंट्रीब्यूट नहीं करता है, प्रभाव छोड़ता है, उसमें सहयोग करने की तो बात ही नहीं होती है। तो मेरा ये भी गया, रिजल्ट गया क्योंकि इन नहीं है, कंट्रीब्यूट्स भी नहीं है। causes various adverse effects on the environment including dash weather pattern and rising sea level। बेटा अगर बताओ पर्यावरण पर एक प्रतिकूल प्रभाव छोड़ेगा तो इंक्लूडिंग कैसा वेदर पैटर्न होगा? बेटा प्रेडिक्टेबल का मतलब तो होता है जिसकी भविष्यवाणी आप कर सकते हो। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट ऐसा असर छोड़ता है जो अनिश्चित होता है,
जैसे जयपुर में बर्फ गिरना, जहां पे बाढ़ कभी नहीं आया है वहां बाढ़ आ गया, है ना। इसका मतलब है इरेटिक। इरेटिक का मतलब होता है स्ट्रेंज, विचित्र। स्टेबल तो स्थिर बना रहेगा, बेटा स्थिर रहेगा तब तो कोई चिंता का विषय नहीं है ना। स्टेबल और कांस्टेंट तो सिनोनिम है। अब प्रेडिक्टेबल का मतलब होता है जिसकी भविष्यवाणी की जा सकती है ना, जिसके बारे में पहले से बताया जा सकता है। देखो, नहीं, ये देखो, चार सही है, बहुत अच्छी बात है। हमने क्लोज टेस्ट में क्या किया, हम एक बार समझने की कोशिश की कि भाई बात किसकी हो रही है। बेटा पढ़े लिखे बंदे हो, ग्लोबल वार्मिंग एक पर्यावरण संबंधित मुद्दा है। ये होता कैसे है, ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन से। उससे क्या होता है, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता है, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तब क्या होगा, जो हमारा पर्यावरण है, जो हमारा एनवायरमेंट है, जो वेदर है, उसमें एडवर्स यानी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रतिकूल प्रभाव पड़ने से क्या होगा, उसमें हमारा जो वेदर है उसमें कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे जो बहुत विचित्र होंगे। जैसे मैंने कहा, अगर राजस्थान में जयपुर की तरफ बाढ़ आ जाए, कहोगे ये कैसा मुद्दा हो गया भाई, ये कैसी चीज है, यहाँ पे बारिश इतना ज्यादा कैसे हो सकता है। इसका मतलब है कि इरेटिक वेदर पैटर्न जो है, ये होने का मतलब है कि विचित्र चेंजेस है जिसको हम पहले से बता भी नहीं सकते हैं, जो स्थिर नहीं है। बेटा प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप खुद सोचो, गैस का प्रोडक्शन, ग्रीन हाउस गैस का एमिशन होता है, ये उत्सर्जन होता है, निकलता है, उसकी पैदावार थोड़ी होती है कि प्रोडक्शन लगाओगे। सो क्लोज टेस्ट में आपको जनरली एक पैराग्राफ देगा, उसमें से 5 वर्ड गायब करके उसके बदले में 4-4 ऑप्शन देगा, और वो 4-4 ऑप्शन में जो सटीक ऑप्शन है वो आपको ढूंढना है कौन सा सही। लाल जी का देखो प्रॉब्लम, देखो पहले एक बार पूरा पढ़ लो। आपके लिए ये वाला थोड़ा सा कह सकती हूं मैं, ऐसी चीज पर बेस्ड है कि शायद आपको उतना पता भी नहीं हो कि ये है क्या, थोड़ा फिलोसफिकल टाइप का है ये। संजू इसको कॉपी में नोट नहीं करना है, ये प्रैक्टिस की चीज है। हो गया, पहले इसको समझने की कोशिश करो। हाँ बेटा, आपको मीनिंग आना चाहिए, और अगर नहीं आ रहा है तो फिर आपको मीनिंग पढ़ो। 1 मिनट रुकना। नेसेसिटी इज एन डैश फोर्स दैट कंपेल्स। अब कैसा फोर्स है जो कंपेल करेगा, कंपेल मतलब उसको होता है प्रेशर डालना, किसी को फोर्स करना, ठीक है। ऐसा कौन सा बल है जो फोर्स करेगा, देखो फोर्स का 2 मीनिंग है ना, अ मैन टू डू थिंग्स, ये कैसा फोर्स है।
नेसेसिटी। कंसीवेबल का मतलब होता है जो कंसीव नहीं कर सकते। कंसीव का मतलब होता है समझना, उसको धारण करना, ऐसा कोई फोर्स नहीं है। इररेसिस्टिबल का मतलब होता है जिसको आप रेसिस्ट नहीं कर सकते, यानी उस पर रोक नहीं सकते, है ना, आपका मन कर जाएगा करने का, यानी उसको रोक ही नहीं पाओगे आप। एसेंशियल फोर्स, अनप्रेडिक्टेबल। बेटा अनप्रेडिक्टेबल का मतलब होता है जो पहले से आप बता नहीं सकते हो। कंपेल, मजबूर करना हो गया। अब बताओ ये कैसा नेसेसिटी, कैसा फोर्स होगा। कंसीव करने का मतलब होता है धारण करना, यानी कि ऐसा कोई फोर्स नहीं हो सकता जिसको आप ना धारण कर पाओ, ऐसा कौन सा इनकंसिबल होगा, यानी ये तो फिट नहीं हो रहा है। तो मैं कहती हूं इररेसिस्टिबल। अब देखो नेसेसिटी, मान लो मुझे भूख लगी है, वो मेरी नेसेसिटी है ना, खाना चाहिए मुझे। क्या इस फोर्स को मैं रेसिस्ट कर सकती हूं जो भूख है? नहीं। तो आप कहोगे कि भाई नेसेसिटी एक ऐसा फोर्स है जिसको हम रेसिस्ट नहीं कर पाते हैं, यानी कि इररेसिस्टिबल है, जिसको रोक नहीं पाते। इज एन इररेसिस्टिबल फोर्स। आप कहोगे मैम एसेंशियल है। बेटा एसेंशियल फोर्स नहीं होता है, नेसेसिटी कोई एसेंशियल फोर्स नहीं होता। अब सुनो आगे बताती हूं। जो एक आदमी को कंपेल करता है कुछ करने से, इट स्टर्स द माइंड, यानी दिमाग में ऐसे उफान लाता है। स्टर मतलब होता है ऐसे घुमाना, ऐसे दिमाग को बिल्कुल वो स्टर करता है, सो डैश दैट इट कॉजेस ग्रेट अनरेस्ट, यानी उथल पुथल मचा देता है। अब खुद सोचो, दिमाग को वो जब स्टर करेगा तो ग्रेसफुली, यानी सभ्यता भव्यता के साथ तो नहीं करेगा। ग्रेसफुल होता है ना, बिल्कुल भव्यता के साथ नहीं करता। स्लोली स्टर नहीं करेगा, स्लो करेगा तो अनरेस्ट का मतलब होता है बेचैनी। ये बेचैनी कैसे पैदा करेगा भाई? बेचैन आप हो जाओगे। वो पैदा कैसे करेगा? मैसिवली चलता, ठीक है ना, मैसिवली भी चलेगा, लेकिन मैसिव का मतलब होता है बहुत ज्यादा भारी भरकम। सो वायलेंटली, ये दोनों यहां पे फिट हो रहा है, लेकिन वायलेंटली इज अ बेटर वर्ड, क्योंकि आप देख रहे हो कि वो बिल्कुल एक बेचैनी पैदा कर रहा है। दैट कंटिन्यूस, जो बेचैनी दिमाग में उथल पुथल मचाए रखेगा, अंटिल द नेसेसिटी इज, नेसेसिटी जब तक फुलफिल नहीं होगा दिमाग बेचैन रहेगा। ठीक है, यस, वेस्ट बंगाल में डिलीवर हो जाता है वो बेटा। एज ऑर्डर कम्स आउट ऑफ द डैश केओस। बेटा केओस का मतलब होता है अराजकता, यानी कि बिल्कुल डिस्टर्बेंस जिसको कहोगे। अब एक बात बताओ, जो डिस्टर्बेंस आपके दिमाग में है वो डिस्टर्बेंस कैसा हो सकता है? भाई परफेक्ट डिस्टर्बेंस तो नहीं होता। परफेक्ट तो बहुत अच्छी चीज के साथ लगेगा ना, है ना। अगर मैं कहूंगी सब कुछ एकदम सुसज्जित है, एकदम परफेक्ट है, अटर डिस्टर्बेंस, अटर केओस, अटर मतलब तो पूरी तरह से जो वहां डिस्टर्बेंस है। सो डज एन इन्वेंशन आउट ऑफ सम डैश, एज ऑर्डर, देखो एज ऑर्डर कम्स आउट ऑफ अटर केओस, यानी कि एकदम चारों तरफ जो अराजकता फैली हुई है, उसके बाद जो एकदम आराम से ऑर्डर, यानी कि एकदम सब कुछ ठीक ठाक हो गया। अचानक होता है कई बार ना, चारों तरफ अराजकता फैली हुई है, अब फिर सब कुछ एकदम परफेक्ट हो गया, यानी एकदम अराजकता से ऑर्डर निकलना। वैसे ही कोई इन्वेंशन, तो मुझे कोई नेगेटिव वर्ड चाहिए बेटा यहां पे। पूरी तरह से केओस है, केओस मतलब अराजकता। अचानक अराजकता में देखोगे सारा सब कुछ परफेक्ट हो गया, लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ ठीक हो गया। अब देखो कोई चीज पॉजिटिव निकल रहा है, कोई चीज नेगेटिव से, वैसे ही कोई चीज पॉजिटिव यानी कि किसी तरह का इन्वेंशन, है ना, आविष्कार निकले कोई चीज नेगेटिव से। अब इनमें से कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है सिवाय एब्स्ट्रूस से। एब्स्ट्रूस का मतलब होता है डिफिकल्ट, तो एब्स्ट्रूसिटी का मतलब होता है डिफिकल्टी। एनालिटिकल तो होता है बेटा जब आप एनालाइज कर सकते हो किसी चीज को, आराम से सोच समझ के उसको डिसाइड कर सकते हो। और एनालिटिकल केओस तो कोई वर्ड ही नहीं हो सकता है ना पल्लवी, केओस इज अराजकता। अब खुद सोचो अराजकता कैसा हो सकता है? पूरी तरह से अराजकता, अचानक पूरी तरह से अराजकता से अचानक लॉ एंड ऑर्डर ठीक ठाक निकला है। वैसे ही इन्वेंशन तो कुछ गलत चीज से निकले ना। एब्स्ट्रूस का मतलब होता है डिफिकल्टी, एब्स्ट्रूसिटी का मतलब डिफिकल्टी। नेसेसिटी जरूरत, एमिटी तो फ्रेंडशिप होता है, इससे तो हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि कोई नेगेटिव से कुछ पॉजिटिव निकलना। बेटा ये इतना आसान नहीं था। हाँ, इसमें एक कंफ्यूजन रहेगा मैसिवली और वायलेंटली में। देखिए आंसर क्या दिया है, वायलेंटली दिया, जो मैंने कहा था ना। मैसिव का मतलब बहुत भारी भरकम भी होता है। यस, केओस जब होता है ना बेटा वो अनस्टेबल हो जाता है सिचुएशन,
अब ये देखो, ये एक चीज मैं बता रही हूं, ये बिल्कुल फिलोसफिकल है, ये वाला बिल्कुल फिलोसफिकल है। और मैं आपको बता दूं, जो सबसे डिफिकल्ट लेवल का होगा वो ये है, ये थोड़ा डिफिकल्ट लेवल है। अगर मैं लेवल 1 2 3 4 कराऊंगी ना तो इसको 4 में रखूंगी मैं, इसीलिए अब इसको छोड़ के आगे देखो, एक दो तो ऐसे होंगे डिफिकल्ट वाले, मुझे तो सब कराना है। आलोक रहने दो बेटा, तुम अभी, मैंने पहले कहा था कि अगर पढ़ सकते हो तो रुकना। बनाओ फटाफट बनाओ। हो गया। मीनिंग को समझते हुए चलना। फायर इज अ सिग्निफिकेंट फैक्टर इन ह्यूमन डैश। बेटा ह्यूमन का क्या हुआ है, ह्यूमन हम लोग पीछे थोड़ी गए हैं, रिग्रेशन होता है पीछे जाना, ह्यूमन हमेशा इवॉल्व किया है, इसीलिए इवोल्यूशन होगा। और रिसेशन तो होता है, आपको पता है इकोनॉमी में रिसेशन आता है ना। द स्टोन एज मैन, यानी कि जब स्टोन एज था उस समय इंसान, वॉज द फर्स्ट टू डिस्कवर एंड यूज फायर। पहली बार स्टोन एज में फायर का डिस्कवरी हुआ था। which provided him dash and a means to cook, which provided him warmth। मुझे नाउन चाहिए भाई, warm मतलब तो गर्म होता है, warmth मतलब गर्माहट, आग से गर्माहट मिला, and a means to cook food, और एक साधन जिससे हम खाना बना सके। Initially he produced fire by rubbing two stones। शुरुआत में फायर दो स्टोन्स को रब करने से बना। एंड द डैश बिटवीन द टू स्टोन्स जनरेटेड फायर। एंड द, जब दो पत्थर घिसते हो तो बेटा उसके बीच का जो फिक्शन होता है ना वो फायर देता है। बेटा कोहेसिव होते हैं जो अपने आप में ऐसे एक दूसरे को इकट्ठा करके पकड़ के रखने की जरूरत, मतलब काबिलियत होती है, कोहेसिव होता है ना। एडहेसिव होता है जो एक दूसरे चीजों के प्रति, जैसे देखो आप देखोगे मरकरी है ना, तो मर्क्यूरी कोहेसिव होता है, और पानी जो होता है एडहेसिव होता है। पानी कोई बर्तन में रखोगे तो देखोगे बर्तन से थोड़ा सा पानी चिपका रहेगा, है ना। लेकिन जब पत्थर घिसते हैं, हाथ घिसते देखते हो गर्माहट आती है, ये फिक्शन के कारण होता है। इसे देखना, कभी टायर अगर सड़क पे घिस जाए ना तो आग निकल जाती है।
है ना. The friction between two stones generated fire. But this process was very बेटा cumbersome, difficult था भाई. पत्थर घिसते रहो घिसते रहो घिसते रहो, आग निकले ना निकले, है ना. और निकले भी तो जल्दी उसको कोई लकड़ी में लगाना भी मुश्किल, 1 सेकंड के लिए निकले बंद हो जाए, तो बहुत मेहनत भरा होता था. And he wanted to discover a less laborious way of producing fire. और उनको लगता था कि भाई कोई आसान तरीका होना जिससे हम फायर को पैदा कर सके. For this he had to first preserve the fire. इसके लिए क्या करते थे ना, कोई चीज को जला के छोड़ देते थे और उसमें लकड़ियां डालते रहते थे ताकि फायर जलता रहे, कम से कम फिर से जलाने का क्रिया इतना डिफिकल्ट है, इसीलिए प्रिजर्व करते थे फायर को. He discovered a fire band and carried it everywhere. इन लोगों ने फायर बैंड डिस्कवर किया और वो उसको फिर सब जगह लेके घूमते थे. This discovery led to the invention of torches and lamps. फिर वो मशाल बनाने लगे, है ना. That could be used for dash. That could be used for illumination, lightning. जब मशाल जला के कोई रखेगा तो वहां चारों तरफ उजाला हो जाएगा ना. And preserving flame. अब उससे क्या होता था, लोगों को सब जगह आराम से साफ साफ दिख भी रहा होता था. फ्लेम भी प्रिजर्व हो गया, कोई चीज अब जलाना है तो फिर आपको फिर से वो मेहनत करने की जरूरत नहीं. सो वी कैन से दैट फायर इज एन एक्सीडेंटल इन्वेंशन. फायर एक्सीडेंटली इन्वेंट हो गया, ऐसा नहीं कि फायर बनाने की कोई कोशिश किया, है ना. एक्सीडेंटली इन्वेंट हो गया. 4 ठीक है, बहुत अच्छी बात है. अगर 4 ठीक है तो बहुत अच्छा. आपको पढ़ना है, पढ़ के समझना है. क्लास बंद बोल के क्लास चालू कर देना. कौन क्लास बंद बोला था यार, कहां लिखा हुआ था क्लास बंद? तो फिर वेरी गुड अभिनव. अच्छा ओके बेटा, वो जानते हो आप लोग का है ना, नाउन चैप्टर अभी होगा 12 तारीख के लगभग. अभी बीच में मैं ये सब जो 1-2 दिन कराना था ना, तो मैंने कहा सबको एक साथ करा देती हूँ. बहुत अच्छा, देखो कितना अच्छा कर रहे हो, करो. नेक्स्ट आओ जरा देखो तो. पढ़ो, पढ़ते जाओ, मैं आपको मीनिंग देते जा रही हूं.
करो फटाफट करो तो। चलो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में बात किया गया है। अरे मैंने तो बोल ही दिया, आंसर ही बोल दिया यार, क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, फ्रांस में जो क्रांति हुई थी ना, हम उसकी बात कर रहे हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। बेटा रिक्यूपरेशन क्या होता है पता है? जब आप बीमार पड़ते हो और फिर बुखार उखार उतर के फिर आप जब रेस्ट करते हो ना ठीक होने के लिए, उसको कहते हैं रिक्यूपरेशन। ठीक है, देखो, प्रोसेस ऑफ गेटिंग वेल आफ्टर इलनेस। अपराइजिंग एंड म्यूटनी, दोनों का मतलब विद्रोह होता है। म्यूटनी होता है शस्त्रों के साथ, इसीलिए जब भी आर्मी में होगा तो म्यूटनी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उनके पास शस्त्र भी तो होते हैं ना। अब आओ, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वॉज अ पीरियड ऑफ ग्रेट सोशल एंड पॉलिटिकल अपहीवल। अपहीवल का मतलब मैंने लिखा है कहीं, देखो, बवाल जो होता है ना, विद्रोह। In France, that lasted from 1789 to 1799. It dashed with the storming of the Bastille, a symbol of royal tyranny. Tyranny का मतलब होता है आतंक। तो जो ये शाही आतंक का एक सिंबल था, शाही आतंक जो था ना वहां पे, उसका एक सिंबल था बेस्टिली, और उसके पर जो स्टॉर्मिंग हुआ, स्टॉर्मिंग मतलब होता है ना, उस पर जो चढ़ाई हुआ, लोग वहां पे जाके बवाल कर दिए, वहां पे जाके चढ़ाई कर दिए, इससे ये शुरू हुआ। बेटा शुरू होने का मतलब कमेंस्ड। अब कंक्लूडेड तो हो नहीं सकता क्योंकि खत्म तो नहीं हुआ होगा। शुरुआत हुई यहां से जब एक शाही आतंक का सिंबल था, एक कोई फोर्ट होगा बेस्टिली, और कल्मिनेटेड, कल्मिनेट का मतलब होता है खत्म होना, खत्म होना। तो शुरुआत होना और खत्म होना की बात हो रही होगी। तो देखो, शुरुआत हुआ with the storming of Bastille, a symbol of royal tyranny, and culminated मतलब खत्म हुआ in the rise of Napoleon Bonaparte as the dominant figure, सबसे मजबूत, dominant मतलब होता है ना सबसे ऊपर जो दिखता है, dominate करता है। Okay, it is a building, है ना। इन फ्रेंच पॉलिटिक्स, यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट एक बहुत डोमिनेंट फिगर के रूप में लास्ट में उभर के आया। द रिवॉल्यूशन ब्रॉट अबाउट स्वीपिंग चेंजेस टू फ्रेंच सोसाइटी। फ्रेंच सोसाइटी में एक बहुत स्वीपिंग मतलब होता है बहुत ड्रास्टिक। स्वीप मतलब होता है जैसे झाड़ू लगा देना, है ना, तो पूरा कंप्लीट झाड़ू लगा के हटा दिया क्या। एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने एक फ्रेंच सोसाइटी में बिल्कुल ऐसा चेंज लाया जैसे जैसे पूरा पूरा समेट के एक साथ खत्म कर दिया गया, इंक्लूडिंग द डैश ऑफ मोनार्की। बेटा जब रॉयल टायरनी का जो सिंबल था उसी को नाश कर दिया, तो इसका मतलब है ये शाही जो होते हैं ना, मोनार्की मतलब राजतंत्र, राजतंत्र खत्म हुआ होगा। अब खत्म होने का मतलब कहां है, देखो तो एबॉलिशन, है ना, एबॉलिशन होता है खत्म होना, उन्मूलन यानी खत्म होना, जैसे अबॉलिशन ऑफ सती प्रथा, है ना, खत्म हुआ। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, एंड द डैश ऑफ मेनी फ्यूडल प्रिविलेजेस, एंड द डैश ऑफ मेनी फ्यूडल प्रिविलेजेस। फ्यूडल का मतलब हो गया जैसे फ्यूडल सोसाइटी होता है ना, उसमें प्रिविलेज कुछ ऐसे चीजें थी। प्रिविलेज मतलब होता है जब आपको कुछ अधिकार मिले हुए। अब फ्यूडल अधिकार मिले हुए मतलब कि आपको सिर्फ इसलिए अधिकार मिले हुए हैं क्योंकि आप एक समाज के वर्ग के हो, इसलिए नहीं कि आपने कुछ बहुत विशेष काम किया है या आपने कोई डेमोक्रेटिक तरीके से आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है इसीलिए आपको कुछ अलग से मिला हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप शाही परिवार के हो इसीलिए आपको कुछ उच्च वर्ग के परिवार के हो, इसलिए आपको कुछ फ्यूडल प्रिविलेजेस यानी कुछ विशेष अधिकार मिले हुए थे। अब ऐसे विशेषाधिकार क्या हुए होंगे, खत्म हुए होंगे, है ना। एंड द डैश ऑफ यानी एलिमिनेशन, खत्म होना, एलिमिनेशन। बेटा एग्जैजरेशन का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के कुछ पेश करना, और एम्प्लीफिकेशन भी सेम हुआ। तो जब शाही तंत्र ही खत्म हो गया तो ऐसे विशेष अधिकार भी तो खत्म हुए होंगे। डिस्पाइट्स इट्स मेनी अचीवमेंट्स, बहुत अच्छे अचीवमेंट्स हुए फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, लेकिन द रिवॉल्यूशन वाज आल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय वायलेंस, टेरर, गंदी चीजें हैं, एंड पॉलिटिकल, ऐसा ही कुछ गंदा चीज दिख रहा है आपको यहाँ पे, अपहीवल, है ना। टेरर वायलेंस के बराबर आप अच्छे हार्मनी, अच्छा रिलेशन को तो नहीं रखोगे, स्टेबिलिटी यानी स्थिरता तो नहीं रखोगे, रिकंसिलिएशन मतलब फिर से आपके बीच में अच्छे से समझौता हो जाए वो तो नहीं रखोगे। देखो ना, एंड से जोड़ रहे हो तो वायलेंस टेरर के साथ हम बवाल अपहीवल ही तो जोड़ेंगे, है ना। ये बैच लाइव है बेटा, हाँ लाइव है। और
जीएस के लिए अगर बैच चाहिए बेटा, तो मेरा बैच जो आया है, जिसके साथ आपने लिया है इंग्लिश, आप वही जीएस का बैच ले लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि टाइम क्लैश ना हो। देखो हो गया, यानी समझना पड़ेगा। सोचते हैं ना बस ऐसे ही हो जाए, बेटा अगर कुछ बुद्धि नहीं है ना तो कुछ नहीं होगा, है ना। फ्रेंच रिवॉल्यूशन नहीं पता तो रिवॉल्यूशन में ही फंस जाओगे। ये तो आसान वर्ड है, एक भी वर्ड मुझे नहीं दिख रहा है जो समझाने लायक है। रिलक्टेंटली का मतलब होता है बेमन से। देखो कुछ आसान भी होते हैं, और ये सीजीएल 2023 का है। तो सीजीएल का हमें आसान दिखा और स्टेनो का डिफिकल्ट दिख रहा है। पीजीटी में एसएसटी का बैच, बेटा एक चीज सुनो मेरी बात, जिसको भी कुछ पूछना है बेटा फोन नंबर के साथ पूछना, ठीक है, क्योंकि मैं आपको अभी जवाब नहीं दे पाऊंगी, बाकी के बारे में उतना अभी मुझे पता नहीं। हाँ सही हो जाएगा विथ माई हेल्प, तो वैसे समझ समझ के आपको भी तो करना है। ईला शर्मा, यस, कोई बात नहीं मोमिन, अभी आराम करो, पहले थोड़ा सा समझ विकसित करो। हो गया, Can we see dash the earth is a globe? Can we see that the earth is a globe? क्या हम देख सकते हैं की मतलब that can we see that the earth is a globe? ठीक है बेटा, हाउ द अर्थ इज अ ग्लोब नहीं होगा, अर्थ तो ग्लोब है ही। क्या हम देख सकते हैं कि अर्थ ग्लोब है? ओके यस वी कैन, यस देख सकते हैं। When we watch a ship that sails out to the sea, आप समुद्र के किनारे खड़े हो जाओ और एक शिप जो सेल करके सी में जा रहा है उसको देखते रहो, तो आपको पता चल जाएगा द अर्थ इज अ ग्लोब। कैसे? इफ वी वॉच क्लोजली वी सी दैट द शिप बिगिंस टू डैश। जब हम क्लोजली वॉच करेंगे तो हम देखेंगे कि शिप धीरे धीरे गायब हो रहा है। बेटा टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। वी सी दैट द शिप बिगिंस टू डिसअपियर। द बॉटम ऑफ द शिप डिसअपियर्स फर्स्ट। पहले धीरे धीरे देखेंगे नीचे जो शिप है, जब वो दूर जाएगा देखना नीचे, उसका पहले धीरे धीरे नीचे वाला भाग गायब होने लगेगा, है ना। एंड देन द शिप सीम्स टू सिंक लोअर, यानी कि अर्थ हमारा ऐसे है, तो जब शिप जा रहा है तो धीरे धीरे वो भी तो नीचे जा रहा है, तो हमें लगेगा दूर से कि वो शिप नीचे सिंक कर रहा है। एंड देन द शिप सीम्स टू सिंक लोअर एंड लोअर dash we can only see the top of the ship until, धीरे धीरे वो नीचे जा रहा है जब तक क्या होगा, until we see, सिर्फ शिप का ऊपरी भाग दिखेगा और धीरे धीरे वो भी गायब हो जाएगा। एंड देन वी सी नथिंग। अगर ग्लोब है तभी तो वो ऐसे गायब हुआ धीरे 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 धीरे। अगर वो फ्लैट होता तो ऐसे जाता पट से नीचे, नहीं, तो इसीलिए ग्लोब है। What is hiding the ship from us? अच्छा शिप हमें दिख क्यों नहीं रहा है, वो गायब कैसे हो गया? It is the earth, क्योंकि बीच में ये अर्थ ही तो आ गया।
ये शिप धीरे 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 यहां पहुंच गया। जब यहां पहुंच गया तो हमें यहां से दिख ही नहीं रहा है ना। इट इज द अर्थ। स्टिक अ पिन मोस्ट ऑफ द वे इनटू एन ऑरेंज। अब एक ऑरेंज लो, उस ऑरेंज में एक स्टिक कर दो एक पिन, एंड डैश टर्न द ऑरेंज, और धीरे धीरे उस ऑरेंज को टर्न करो। रिलक्टेंटली तो बेमन से हो गया, वो तो होगा ही नहीं। उसको धीरे धीरे टर्न करो। तुरंत ऐसे टर्न करोगे तो आपको एक्सपेरिमेंट ही समझ में नहीं आएगा। उसको धीरे धीरे टर्न करो। अवे फ्रॉम यू यू विल फाइंड द पिन डिसअपियर जस्ट लाइक शिप डस, है ना, जस्ट ऐसे जैसे शिप डिसअपियर करता है, जस्ट एज द शिप डज ऑन द अर्थ। देखो क्लियरली, कैन वी सी क्लियरली द अर्थ? बेटा सुनो, आप जो कह रहे हो ना क्लियरली होगा मैम, अब बताओ कैन वी सी, एक सेंटेंस है, द अर्थ इज अ ग्लोब दूसरा सेंटेंस है। बेटा दो सेंटेंस के बीच में क्या आता है? कंजंक्शन। रितेश क्लियरली कंजंक्शन है नहीं ना, तो फिर हाँ, जब क्लियरली कंजंक्शन ही नहीं है तो क्लियरली मैं कैसे लगाऊं? बस ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, बताओ। बेटा ये सीजीएल 2023 का हमने आप लोगों को एक और में कराया हुआ है, तो मैं सीजीएल 2023 को अभी छोड़ रही हूं क्योंकि एक और है जिसमें सिर्फ सीजीएल 2023 का मैंने कराया हुआ है। मैंने इसमें मिक्स्ड कराया था, इसीलिए इसको मैं अभी छोड़ के चलूंगी। ठीक है, अब मैं चलती हूं सीधा सीपीयू में। बाकी सीजीएल 2023 का अलाइक नहीं होगा बेटा। अलाइक का मतलब होता है एक जैसा दिखना। एसएससी वेंडर चेंज हो गया, कुछ नहीं होने वाला बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इतने वेंडर्स झेल चुके हो कि सब में वैसे सेम ही लगभग रहता है। हाँ बेटा पीडीएफ मिल जाएगा। सीजीएल 2023 का टीयर 1 का मैंने और भी कराया हुआ है, अलग से कराया हुआ है। ठीक है, वो भी मैं लोड करवा दूंगी सब में। अभी आप सीपीयू का कर लो। कर रही हूँ, जितना हो सकेगा करा दूंगी। इसलिए तो मैंने सीजीएल का छोड़ दिया क्योंकि सीजीएल ऑलरेडी मैंने जिसमें कराया, लोड कर देना सब में, सीजीएल वाला भी जिसमें है ना। चलो सुनो, साउथ कोरिया ये सीपीयू का है, वो मैंने नहीं कराया है। इज द मोस्ट कॉस्मेटिकली डैश कंट्री ऑन अर्थ। अब भाई साउथ कोरिया की बात हो रही है बेटा, नॉर्थ कोरिया की बात नहीं हो रही है, तो ये एडवांस्ड ही होगा, प्रिमिटिव नहीं होगा। प्रिमिटिव का मतलब होता है प्राचीन, है ना, एंशिएंट। क्या है यार, एडवांस्ड होगा। एडवांस्ड का एंटोनिम एंशिएंट और प्रिमिटिव होगा। एंशिएंट और प्रिमिटिव दोनों सिनोनिम होगा। तो ये एडवांस्ड कंट्री है ऑन अर्थ। ब्यूटी एडिटर्स एस्टिमेट दैट, जो ब्यूटी एडिटर्स हैं, जो ब्यूटी के बारे में लिखते हैं, दैट इट इज बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट्स हैवी इन्वेस्टमेंट इन द इंडस्ट्री। बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट सरकार ने कर रखा है इंडस्ट्री में।
इट इज अहेड ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर्स, जितने भी अपने प्रतिद्वंदी है सबसे आगे है ये। एंड इट्स सिटीजन्स आर होगा, सिटीजन्स प्लूरल है तो यहाँ पे स्पेंड होगा twice as much on skincare products as consumers in the United States, the UK and France. UK, US, फ्रांस में जितने लोग अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स में पैसा खर्च करते हैं उससे डबल ही स्पेंड करते हैं। तभी तो नहीं कहते हैं जैसे कोरियन स्किन, मतलब एकदम सॉफ्ट स्मूथ एकदम चमकता हुआ स्किन है ना, तो ये डबल खर्च करते हैं अपने स्किन पर। कोरियन शॉपर्स आर डैश द वर्ल्ड्स मोस्ट डिसर्निंग, डिसर्निंग का मतलब होता है एबिलिटी टू नो समथिंग वेल, है ना, ये पहचान सकते हैं। ये डिसर्न का मतलब होता है कि किसी भी चीज की क्वालिटी को पहचानने की क्षमता, क्वालिटी टू नो, क्वालिटी नहीं एबिलिटी, एबिलिटी टू नो द क्वालिटी ऑफ समथिंग। ये इतने ज्यादा एक्सपीरियंस लोग होते हैं ना कि किसी भी चीज की क्वालिटी को समझने के लिए शायद ही सबसे ज्यादा एडवांस चाहिए। आर परहैप्स द मोस्ट डिसर्निंग। 8 out of 10 कोरियन विमेन इन द 20s and 30s, मतलब 10 में से 8 महिलाएं जो 20 और 30 के बीच में है, यूज एन ऐप दैट डैश लाइक अ कॉस्मेटिक स्पेसिफिक दैट डैश दैट फंक्शंस, यानी ऐसे ऐप इस्तेमाल करते हैं जो ऐसा फंक्शन करता है जैसे कॉस्मेटिक स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। टू डिबेट द मेरिट ऑफ वेरियस कॉमन इंग्रेडिएंट्स, भाई इसमें क्या इंग्रेडिएंट है, ये क्या स्किन पर असर करता है, 10 में से 8 महिलाएं जानती है कैसे यूज किया जाए ऐसे ऐप को। देखो ऑल्दो नहीं हो सकता, ऑल्दो क्या होगा बेटा, ऑल्दो तो बिल्कुल उल्टी बात करेगा। ऑल्दो तो हो जाता जैसे नहीं, ऑल्दो ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड, तो उल्टा बात करेगा। समझने की कोशिश करो बस। सिंटेक्स और कॉन्टेंट्स नहीं डाला अभी तक, मतलब चलो सीपीयू का नेक्स्ट करो। हो गया? अब हिवल तो अभी बताया था थोड़ी देर पहले मैंने, है ना। डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव। रेफर्स टू द इनइक्विटेबल, इनइक्विटेबल का मतलब होता है बेटा बराबरी का नहीं होना, क्योंकि इक्वेट का मतलब क्या होता है बराबर, इनइक्विटेबल का मतलब बराबरी नहीं होना। और बायस्ड, बायस्ड का मतलब पक्षपातपूर्ण,
तो आप बायस्ड और इनइक्विटेबल को एक बराबर मान सकते हो ना, है ना, कि इक्वल में नहीं होना, पक्षपातपूर्ण होना. ट्रीटमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स और कलेक्टिव्स ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट्स सच एज एथनिसिटी, सेक्स, एज एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन. एट्रीब्यूट का मतलब होता है ना जो उसके गुण होते हैं, जैसे चाहे उसको आप कोई भी क्वालिटी से रिलेट करो. जैसे कि मान लो एथनिसिटी, एशियंस को रेसिज्म झेलना पड़ता है यूरोपियन कंट्रीज में, तो एथनिसिटी के बेसिस पे बायस्ड बिहेवियर हो रहा है ना, डिस्क्रिमिनेशन होता है ना. सेक्स, महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार. एज, ओल्ड पीपल के साथ, राइट. सेक्सुअल ओरिएंटेशन, जो गे लेस्बियंस वगैरह होते हैं, ट्रांसजेंडर्स होते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार. तो डिस्क्रिमिनेशन इन ग्राउंड्स पे किया जाता है, और इसी को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि ये बायस्ड बिहेवियर या इनइक्विटेबल ट्रीटमेंट होता है इन ग्राउंड्स पे, तो इसको डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं. ठीक है. स्टडीज हैव इंडिकेटेड, भाई स्टडीज ने क्या इंडिकेट किया है, दैट द परसेप्शन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कैन बी series of stress induced alterations in an individual's mental, psychological and behavioral response. कहा है कि स्टडीज ने ये इंडिकेट किया है, परसेप्शन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन यानी कि जो भेदभाव है उसका परसेप्शन कैन डैश अ सीरीज ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस ऑल्टरेशन. ट्रिगर समझते हो ना, जब ट्रिगर दबाते हैं तो गोली निकलता है. आपके साथ अगर ऐसा भेदभाव होगा ना तो वो ट्रिगर करेगा. और क्या चीज ट्रिगर करेगा बेटा, इंस्पायर तो अच्छी चीज करता है, स्ट्रेस ट्रिगर होता है ना. अच्छी चीज इंस्पायर होता है और स्ट्रेस जैसी खराब चीज ट्रिगर होता है ना. ट्रिगर करेगा क्या, सीरीज ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस ऑल्टरेशन इन एन इंडिविजुअल्स मेंटल, साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल रिस्पॉन्सेस. आपकी मानसिक स्थिति थोड़ी गड़बड़ होगी, आप स्ट्रेस में रहोगे, आपका बिहेवियर में चिड़चिड़ापन होगा, आप कभी कभी इराटिक बिहेवियर कर जाओगे. द एक्सपीरियंस ऑफ स्ट्रेस इज नोन टू एलिसिट का मतलब होता है आपका व्यवहार से कुछ चीज खींच के निकालना. अनफेवरेबल इमोशनल रिएक्शंस, यानी कि ये जो स्ट्रेस होगा ना, ये फेवरेबल इमोशनल रिएक्शंस नहीं निकालेगा, बल्कि अनफेवरेबल इमोशनल रिएक्शंस निकलेगा. इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू डैश. अब बताओ, जो आपका स्ट्रेस होगा वो किस तरह का रिस्पॉन्स निकालेगा, बट नॉट लिमिटेड टू डैश. बेटा यहां पे स्ट्रेस दिया है, तो स्ट्रेस से जो हमारा इमोशनल रिएक्शन होगा वो सिर्फ और सिर्फ एंजाइटी से रिलेटेड नहीं होगा. देखिए स्ट्रेस हो रहा है, बिहेवियरल रिएक्शन जो हम इसके कारण दिखाएंगे वो सिर्फ एंजाइटी यानी कि सिर्फ चिंता से रिलेटेड नहीं होगा. बिकॉज स्ट्रेस और एंजाइटी बात तो बराबर ही हो गया ना लगभग, है ना. नॉट रिलेटेड टू एंजाइटी. डिस्पेयर, बेटा डिस्पेयर का मतलब निराशा. एंड रिसेंट होता है ना, जैसे रिसेंट करना मतलब नापसंद, है ना. तो आपका जो इमोशनल रिएक्शन होगा वो सिर्फ निराशा, चिंता और रिसेंटमेंट, जो नापसंद सा फीलिंग जो आता है उससे रिलेटेड खाली नहीं होगा. फर्दर मोर आगे एंजाइटी हैज बीन लिंक्ड, देखो एंजाइटी को सिर्फ लिंक कर दिया सीधा सीधा, टू अ राइज इन हेल्थ कॉम्प्रोमाइजिंग बिहेवियर्स. ऐसा बिहेवियर होगा जो आपके हेल्थ पे असर डालेगा, सच एज स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड डैश ड्रग यूज. बेटा कैसा ड्रग यूज होगा, इलिसिट नाजायज ड्रग यूज करोगे आप. ड्रग का यूज कभी भी जायज नहीं होता है. प्रेस्क्राइब्ड तो बिल्कुल नहीं होगा, डॉक्टर थोड़ी प्रेस्क्राइब करेगा आपको. मैंडेटरी का मतलब तो हो जाता है जो जरूरी है, तो नाजायज ड्रग अब्यूज होगा. while simultaneously causing a dash in health promoting activities. इसके साथ साथ causing a dash in health promoting activities such as quality sleep and vigorous exercise. Quality sleep नहीं मिलेगा आपको, decline होगा in health promoting exercise, health promoting activities, यानी कि जो हेल्थ प्रोमोट करने वाले एक्टिविटीज है उसमें डिक्लाइन होगा, आप नहीं करोगे, ना नींद आएगी, ना एक्सरसाइज करोगे, है ना. और बढ़ेगा क्या, तो गलत ड्रग एब्यूज करोगे. ठीक है, अब देखो ये समझ में आ रहा है. यस रोशन, आज मैं गेम में हार गई. क्या फर्क पड़ता है बताओ.
बायस का मतलब होता है बेटा पार्शियल होना, पक्षपातपूर्ण होना। बेटा लाइव तो होगा ही आपका क्लास। एक मिनट रुकना बेटा, नेक्स्ट करो आप तब तक, नेक्स्ट करो आप तब तक। चलो शुरू करें। Among the largest species of cats in the world, सबसे बड़ी जो स्पीशीज है, प्रजातियां हैं कैट्स के इस दुनिया में, टाइगर्स आर मोस्ट पावरफुल होते हैं ना, और पावरफुल हंटर्स विथ डैश टीथ। भाई कैसे टीथ होंगे उसके? भाई नुकीले दांत होंगे। लॉन्ग टीथ से क्या मतलब है? शार्प टीथ होना चाहिए ताकि फाड़ सके। स्ट्रॉन्ग जॉस एंड एजाइल बॉडी। एजाइल का मतलब होता है बेटा लचीला, लचीला बदन, एकदम मजबूत जबड़े और बिल्कुल शार्प टीथ। They range across Asia from Russia all the way to Sumatra and mainland Southeast Asia. कहां पाए जाते बताया गया है। Researchers still have much to learn about these beautiful endangered cats. Cat family कोई तो आते हैं ना, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल है लेकिन विलुप्त प्राय प्रजाति है ना। और किस फैमिली के हैं? कैट फैमिली के। There is currently one recognized species of tiger, Panthera tigris. Panthera tigris है एक स्पीशीज टाइगर का। Scientists have further dashed the tiger into 9 subspecies. भाई सबस्पीशीज में तो क्लासिफाई करेगा ना यार, क्लासिफिकेशन होता है ना किसी का, तो यहां पे क्लासिफाई ही तो करेगा 9 सबस्पीशीज में। ठीक है, अब आओ कौन कौन सा है देखो। एक सेकंड बेटा, ये सारे सब स्पीशीज का नाम उन्होंने लिख दिया है, हमें पढ़ने की क्या जरूरत है। ऑफ दिस 6 सब स्पीशीज, फिर 6 सब स्पीशीज का नाम लिख दिया गया है। करेंटली मैनेज 3, ये हो गया खत्म, यहां तक खत्म। इंस्टीट्यूट इज होम टू सुमात्रन एंड अमूर टाइगर्स। सुमात्रन टाइगर्स आर डैश एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। बेटा ये लिस्टेड है, उस लिस्ट में है जिसमें जो क्रिटिकली, उस लिस्ट में है जो बहुत ही ज्यादा एंडेंजर्ड है, यानी ऐसे लिस्ट में है जिसमें वो सबसे ज्यादा एंडेंजर्ड है। बेटा जो मुझे पढ़ना था मैंने पढ़ लिया, इनके लिस्ट बने हुए पता है, एक में एंडेंजर्ड, एक में क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो जिस लिस्ट में है वो लिस्ट है क्रिटिकली एंडेंजर्ड का, देखो तो वेरी गुड। ठीक है, बहुत अच्छा, कुछ कुछ बना ले रहा हूं, ठीक है यार बनाओ ना। अब इसमें जो सीजीएल वाला है वो ऑलरेडी मैं करा चुकी हूं, उसका भी मैं लोड करवा दूंगी सब में। ठीक है, सब में लोड कर दो सीजीएल 2023 और ये वाला, ठीक है मिल जाएगा आपको, और ये सबका पीडीएफ दे दो इन लोगों को। चलो इतना ही रहने दो आज, बाय।